प्यारे बच्चों, 29 फरवरी 2024 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 EY के प्रश्न 5 के घा से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 5 घा से पूर्व के प्रश्नों को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न 5 का घा। तो देख रहे हैं प्रश्न 5 के घा में दिया है। यदि हम प्रश्न 5 का घा देखें तो प्रश्न 5 के घा में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का घा है, क्या आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों x + 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60 और दूसरा व्यवरोध दिया है x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 और तीसरा है x इज लेस देन आर इक्वल टू y और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तथा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 3x + 8y का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इस रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न 5 अंकों में पूछा जाता है। अब इसको हल करेंगे। हल करने में सबसे पहले हम इन दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरण लिखेंगे और फिर संगत समीकरण का हम आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के बाद फिर हम सभी का सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे और सुसंगत क्षेत्र के अंतर्गत जो कोणीय बिंदु प्राप्त होंगे उन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हम z का मान निकालेंगे और z का मान उन्हीं बिंदुओं पर पता चल जाएगा किस बिंदु के लिए न्यूनतम और किस बिंदु के लिए अधिकतम है। तो देख रहे हैं प्रश्न में व्यवरोध दिए हैं और इन व्यवरोधों के संगत समीकरण लिखने पर देख रहे हैं पहले में बन जाएगा x + 3y = 60, दूसरे का x + y = 20 और फिर x = y या x - y = 0 और x = 0 तथा y = 0 और उद्देश्य फलन z इक्वल टू दिया है 3x + 8y। अब इन संगत समीकरणों का हम सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम इसके लिए x अक्ष, y अक्ष और फिर एक उचित पैमाना ले करके अब यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लेकर के सबसे पहले x + 3y = 60 का ग्राफ देख रहे हैं। x + 3y = 60 का ग्राफ खींचने के लिए हम जानते हैं x अक्ष को जहाँ काटेगा y = 0। यदि y = 0 रख दें तो x = 60 अर्थात इस समीकरण का x अक्ष पर बिंदु 60 0 मिलेगा, जो कि देख रहे हैं चित्र में 60 0 और इसके बाद y अक्ष को जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहाँ x = 0 कर देंगे तो 3y = 60 या y बराबर देख रहे हैं 20 × 60 तो बिंदु 0 20। फिर इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये ग्राफ हमारा x + 3y = 60 का हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे समीकरण x + y = 20 का ग्राफ, यह x अक्ष को जहाँ काटेगा y = 0, y = 0 रख देंगे तो देख रहे हैं x = 20 तो x अक्ष पर बिंदु 20 0 मिलेगा और इसके बाद इसी प्रकार y अक्ष को जहाँ काटेगा वहाँ x = 0 करेंगे तो y = 20 बिंदु 0 20 y अक्ष पर मिलेगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो x + y = 20 का आरेख मिल जाएगा। तीसरा संगत समीकरण देख रहे हैं x - y = 0 है अर्थात x = y। इससे देख रहे हैं एक तो हमारा मूल बिंदु 0 0 संतुष्ट करेगा, दूसरा क्योंकि x = y है तो यहाँ पर बिंदु दोनों समान होंगे, x और y के मान 15 15 ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो x - y = 0 का ग्राफ मिल जाएगा। अब हम इन संगत समीकरणों से बने हुए आलेख में सुसंगत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे किस ओर का क्षेत्र सुसंगत होगा। इस पहली असमीका में यदि हम मूल बिंदु रख करके जांच करें तो देख रहे हैं 0 + 3 × 0 अर्थात 0 हो जाता है। 0 60 से छोटा है, इसलिए x + 3y = 60 का जो ग्राफ बना है उसको मूल बिंदु संतुष्ट करता है अर्थात इस रेखा से मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र मिलेगा। तो इससे देख रहे हैं मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र हमारा ये भाग मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी समीका x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। यहाँ देख रहे हैं मूल बिंदु रखेंगे 0 + 0 जो कि 0 प्राप्त होगा और 0 देख रहे हैं 20 से बड़ा नहीं है अर्थात इस का जो संगत समीकरण हमारा बना है x + y = 20 इससे मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो देख रहे हैं मूल बिंदु के विपरीत ओर, तो इस रेखा से मूल बिंदु के विपरीत अर्थात ऊपर की तरफ इसका आलेख बनेगा। इसका आलेख भी हम बनाएं तो देख रहे हैं मान लीजिए ये क्षेत्र हमारा मिल जाता है।
और इसके बाद फिर तीसरा x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर y। तो देख रहे हैं मूल बिंदु तो इस पर स्थित है। किसी अन्य बिंदु को रखकर जांच करेंगे। जैसे हम 0 20 रखते हैं दी गई असमीका में, x की जगह 0 y की जगह 20, तो देख रहे हैं ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इस रेखा के इस बिंदु की ओर का भाग ही तीनों रेखाओं का सुसंगत भाग मिलेगा। तो इसका ये हमारा भाग मिलेगा। तो देख रहे हैं यही भाग तीनों रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग होगा। तो देख रहे हैं सुसंगत क्षेत्र चूंकि परिबद्ध है, अभीष्ट सुसंगत भाग, अभीष्ट सुसंगत भाग देख रहे हैं छायांकित भाग CDE द्वारा निर्मित है। CDE से घिरा सुसंगत भाग है। अब इस सुसंगत भाग के कोणीय बिंदु देखें तो 3 कोणीय बिंदु CDE हैं। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम उद्देशीय फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो इन दिए हुए कोणीय बिंदुओं C जिसका निर्देशांक 0 20, D 15 15 और E 10 10 है, इन बिंदुओं पर यदि हम उद्देशीय फलन का मान निकालें, देख रहे हैं z इक्वल टू 3x + 8y में बिंदु 0 20 रखने पर x की जगह 0 रख देंगे, तो 3 × 0 0 प्लस 8 × 20, तो देख रहे हैं 20 अट्ठे 160। इसके बाद हम 15 15 रखकर देखेंगे, 15 × 45 और 15 अट्ठे 120, 120 में 45 जोड़ेंगे तो ये हमारा 120 प्लस 45 मिल करके 165 हो जाएगा। अब तीसरा बिंदु रखेंगे, तीसरा बिंदु देख रहे हैं 10 10, तो x की जगह 10 रखने पर 3 × 10 30 प्लस 8 दाम 80 और 80 30 110। इस प्रकार से देख रहे हैं इन मानों में अधिकतम मान 165 है। 165 ये अधिकतम मान है, अधिकतम मान बराबर 165 और न्यूनतम मान 110 है। तो यही हमको ज्ञात करना था। z इक्वल टू 3x + 8y के का कह रहा न्यूनतम तथा अधिकतम मान। तो देख रहे हैं अधिकतम मान बराबर 165 और न्यूनतम मान बराबर 110। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें का अंगा पार्ट। देख रहे हैं पांचवें के अंगा पार्ट में दिया है, कह रहा यदि fx इक्वल टू mod x - 2 अपान x - 2 जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 2 और 0 x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर कह रहा सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं सातत्य की जांच के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन की वैल्यू ये तीनों x बराबर 2 पर समान हो जाती है, तो फिर दिया हुआ फलन x बराबर 2 के लिए सतत होगा। ठीक इसी प्रकार अवकलनीयता की जांच के लिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि इन दोनों के मान समान हैं तब तो x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय होगा, अन्यथा फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फलन दिया है fx इक्वल टू mod x - 2 अपान x - 2। प्रश्न 5 का अंगा देख रहे हैं फलन fx इक्वल टू दिया है fx इक्वल टू mod x - 2 mod x - 2 अपान x - 2, x डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 2 और देख रहे दूसरा 0 के बराबर दिया है और यदि x बराबर 2, तो यदि इस दिए हुए फलन को हम देख रहे हैं mod x - 2 जब x - 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसे स्थिति में mod x - 2 बराबर x - 2 के होगा। तो इस फलन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2 की स्थिति में mod x - 2 बराबर मिलेगा x - 2 अपान में देख रहे हैं x - 2 दिया ही है, सरल करेंगे तो x - 2 कट करके 1 मिल जाएगा। ये उस स्थिति में है जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा और x बराबर 2 पर देख रहे हैं 0 मान दिया ही है, 0 जब x बराबर 2 और यदि x इज लेस देन 2 करते हैं तो x इज लेस देन 2 की स्थिति में mod x - 2 बराबर -x - 2 अपान में देख रहे हैं x - 2 है,
एक्स माइनस दो काट देंगे, यही बराबर -1 के मिलेगा। तो इस प्रकार से दिए हुए फलन को इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम पहले सातत्य की जांच करेंगे। तो सततता की जांच के लिए या कहें सातत्य की जांच के लिए पहले हम फलन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि 2 पर ज्ञात करना है, 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, इसी को लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, अर्थात दिया हुआ फलन 2 से अधिक है, जहाँ h एक अति सूक्ष्म राशि है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2 से बड़े के लिए दिए गए फलन एफ एक्स का मान 1 के बराबर है। तो यही हमारा मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1, और देख रहे हैं चूंकि h दिया ही नहीं है तो यही बराबर हमारा लिमिट अप्लाई करेंगे 1 के बराबर मिलेगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच, अर्थात 2 से छोटा। तो 2 से छोटे के लिए देख रहे हैं फलन की वैल्यू -1 दी है। तो यही हमारा मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, लिमिट अप्लाई करेंगे चूंकि h दिया ही नहीं है तो हमारा -1 के बराबर मिल जाता है। और देख रहे हैं चूंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देख रहे हैं दोनों लिमिट के मान असमान हैं, इसलिए x बराबर 2 पर फलन एफ एक्स असतत है, या कह सकते हैं सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब इसके बाद x बराबर 2 पर हम फलन के अवकलनीय होने की जांच करेंगे। तो इसके लिए पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव और फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यदि दोनों मान समान आते हैं तो सतत होगा, अन्यथा अवकलनीय होगा अथवा फिर अवकलनीय नहीं होगा। तो पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं आर एच डी, या इसी को इस प्रकार से भी लिखते हैं आर एफ डैश, क्योंकि 2 पर निकाल रहे हैं तो आर एफ डैश 2। फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपान h। अब इसी में हमको मान रख देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, अर्थात 2 से बड़े मान के लिए देख रहे हैं फलन 1 है, 1 माइनस f2, x बराबर 2 पर देख रहे हैं मान 0 है अपान h। इस प्रकार से देख रहे हैं मान मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं 1 अपान 0 और 1 अपान 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एल एच डी, या इसी को एल एफ डैश 2, चूँकि x बराबर 2 पर निकाल रहे हैं, इसके लिए फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2 अपान माइनस h, मान रख देंगे। तो यही हमारा बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देख रहे हैं 2 माइनस एच, अर्थात 2 से छोटा फलन के लिए देख रहे हैं -1 दिया है, -1 माइनस f2 का मान 0 है अपान -h। तो देख रहे हैं माइनस माइनस यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपान h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपान 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। क्योंकि देख रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 में दिया है क्या सभी खंड कीजिए, जिसका का पार्ट है अवकल समीकरण x प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई को हल कीजिए।
तो देख रहे हैं प्रश्न 6 का प्रश्न नंबर 6 के का में अवकल समीकरण दिया है और इस अवकल समीकरण को हमको हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अवकल समीकरण प्रश्न नंबर 6 का 6 के का में देख रहे हैं अवकल समीकरण है x प्लस 3y² x प्लस 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू y। इसको हल करना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इस रैखिक समीकरण को हम मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में यही समीकरण बनेगा, dy/dx का पक्षांतर कर देंगे और y को पक्षांतर करके हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो देख रहे हैं यही समीकरण बन जाएगा x प्लस 3y² अपान y इक्वल टू dy/dx। पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा dx अपान dy के रूप में जाएगा। अब इसके बाद दोनों को अलग अलग बटे में करके लिख लेंगे। तो x अपान y प्लस 3y² अपान y इक्वल टू dx अपान dy पहले लिख लेंगे dx अपान dy। सरल करते हैं, देख रहे हैं y की एक घात कैंसिल हो जाएगी और इस x अपान y को यदि हम पक्षांतर कर लें तो dx अपान dy पक्षांतर करेंगे माइनस में मिलेगा -1 अपान y इंटू एक्स, इस रूप में लिख सकते हैं इक्वल टू 3y। अब अगर देखें तो ये हमारा समीकरण dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के रूप में बन जाता है, जो कि रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय मानक रूप होता है। अर्थात दूसरे मानक रूप में समीकरण इसी टाइप में होता है, dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के रूप में, जहाँ p और q या तो अचर पद होंगे या फिर y के फलन होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर p का मान -1/y, देख रहे हैं p का मान मिलेगा -1/y और q का मान 3y। अब सबसे पहले हम समाकलन गुणक, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, इसका मान निकालेंगे। IF निकालने का फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि सेकंड टाइप का है, फर्स्ट टाइप होता तो यहाँ dx लगता। मान लिख लेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p का मान देख रहे हैं दिया है -1/y dy, माइनस चिन्ह को पहले कर लेते हैं। तो 1/y का समाकलन हम जानते हैं log y होगा। अब इसके बाद माइनस को यदि हम घात के रूप में ले जाएं तो e की पावर log y की घात -1, या इस प्रकार से e की पावर log x इक्वल टू जानते हैं x होता है, तो ये हमारा बराबर मिल जाएगा y की घात -1, या कह सकते हैं 1/y। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकल आता है। अब इसके बाद हमारा फार्मूला है अवशिष्ट अवकल समीकरण का हल हमारा मिलेगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ IF और q के मान रख देंगे। तो x इंटू IF देख रहे हैं 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान q देख रहे हैं 3y है इंटू IF 1/y dy प्लस कांस्टेंट c। तो देख रहे हैं y ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से x अपान वाई इक्वल टू, देख रहे हैं 3 बचता है, 3 अचर है, बाहर कर लिए तो 1 मिलता है। 1 का समाकलन चूंकि y के सापेक्ष हो रहा तो y मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c। अब इस y को हम पक्षांतर कर लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा 3y² प्लस cy। तो यही दिए हुए अवकल समीकरण का अवशिष्ट हल होगा। तो यही हमारी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3y² प्लस cy। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का खा। तो देख रहे हैं 6 के खा में दिया है, क्या एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें से 230 लड़के हैं और ये ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का खा। तो प्रश्न नंबर 6 के खा में
6 के खा में देख रहे क्या, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 230 लड़के हैं और ये ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हमको ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना ई बराबर कक्षा 12 का विद्यार्थी चुने जाने की घटना। यहाँ हम मान लेते हैं, माना ई बराबर चुने गए विद्यार्थी के कक्षा 12 में होने की घटना, कक्षा 12 में होने की घटना, और एफ बराबर चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की घटना। क्योंकि यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कि कह रहा यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, तो हमको ये पता है कि ये यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी लड़का है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि कक्षा 12 में पढ़ता हो। हमको पी ई अपान एफ का मान ज्ञात करना है और पी ई अपान एफ इक्वल टू जानते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं पी एफ चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की घटना की अगर हम प्रायिकता निकालें, देख रहे हैं पी एफ का मान मिल जाएगा, पी एफ बराबर देख रहे हैं लड़के चुने गए विद्यार्थी के लड़का, टोटल 230 लड़के हैं जिसमें 20% लड़के कह रहा कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पी एफ बराबर हमारा मिल जाएगा, पी एफ का मान, क्योंकि टोटल 230 लड़के हैं जबकि कुल विद्यार्थी 500 हैं, तो 230 बटे 500, इसके बाद 20% कह रहा लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, अर्थात लड़के भी हैं और कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो ये हम पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर निकालेंगे तो इसका मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 230 का 20%, 12 में पढ़ते हैं, तो 230 का 20% और टोटल संख्या 500 है, तो 230 गुणे 20 बटे 100 बटे कुल संख्या 500 है। सरल कर लेंगे इस प्रकार से, देख रहे हैं 2 जीरो काट देंगे तो 23 दूनी 46 बटे 500। अभीष्ट प्रायिकता बराबर बनेगी, अभीष्ट प्रायिकता पी ई अपान एफ इक्वल टू होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। मान रख देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ देख रहे हैं 46 बटे 500 अपान पी एफ का मान मिला है 230 बटे 500, 500 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं 46 बटे 230, 23 दूनी 46 और 23 दहम्मा 230, 2 बटे 10 अर्थात 0.2। तो अभीष्ट प्रायिकता 0.2 होगी। तो ये हमारे प्रश्न 6 खा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का गा दिया है। प्रश्न नंबर 6 के गा में देख रहे 6 के गा में कह रहा यदि ए बराबर आप युग दिया है 1 3 3 जिसकी पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति 1 4 3, तीसरी है 1 3 4, तो कह रहा सिद्ध कीजिए ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू माड ए आई। तो देख रहे 5 अंक में है। इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 6 का गा, इस 6 के गा में देख रहे हैं आव्यूह ए बराबर दिया है, ए बराबर है आव्यूह की पहली पंक्ति है 1 3 3 और दूसरी पंक्ति है 1 4 3, जबकि तीसरी पंक्ति है 1 3 4। हमको सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इस आव्यूह के हम सारणिक का मान निकाल लेते हैं। R1 को लेकर प्रसार करने पर, R1 को लेकर प्रसार करने पर तो ये हमारा माड ए का मान मिल जाएगा। देख रहे हैं चिन्ह हमारे प्लस माइनस प्लस के क्रम में होते हैं 1 इंटू, इसके संगत देख रहे हैं इस अवयव को लेंगे तो 4 गुणे 4 4 चौक 16, माइनस 3 गुणे 3 9, माइनस 3
और इसके संगत पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 गुणे 4 4 माइनस 1 गुणे 3 3 प्लस 3, और देख रहे हैं अब इसके संगत पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, 1 गुणे 3 3 माइनस 1 गुणे 4 4। सरल करेंगे, 16 से 9 घटाते हैं, 9 7 16, 7 एकम 7 माइनस, फिर देख रहे हैं 4 से 3 घटा 1 और 1 3 का गुणनफल 3 प्लस, फिर देख रहे हैं 3 से 4 घटाएंगे -1 माइनस प्लस का गुणा माइनस और 3 एकम 3। इस तरह से देख रहे हैं 7 माइनस 6 बराबर 1, तो मान ए का मान 1 मिल जाता है। अब हमको इसमें एडजॉइंट ए पहले ज्ञात करना है। एडजॉइंट ए के लिए ए के सह गुणनखंड निकालेंगे, तो ए के सह गुणनखंड A11, ए के सह गुणनखंड A11 का मान मिलेगा। देख रहे हैं A11 में पहले के संगत चिन्ह हमारे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस इस क्रम में चिन्ह होते हैं। पहला चिन्ह हमारा प्लस और इसके संगत देख रहे हैं उपसारणिक 4 3 3 4 4 3 3 4। सरल कर लेते हैं, 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिक 9, 16 से 9 घटाएं 7। इसके बाद A12 चिन्ह देख रहे हैं माइनस और इसके संगत उपसारणिक लिखेंगे 1 1 3 4 1 1 3 4। सरल करते हैं, माइनस देख रहे हैं 4 माइनस 3 बराबर -1। इसके बाद A13 का मान निकालें, तो देख रहे हैं चिन्ह प्लस और इसके संगत उपसारणिक 1 1 4 3 1 1 4 3। सरल करेंगे, 1 3 का गुणा 3 माइनस 1 4 का गुणा 4 3 माइनस 4 -1। इसके बाद हम दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंडों का मान निकालेंगे। A21 देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस और इसके संगत उपसारणिक बनेगा 3 3 3 4 3 3 3 4। सरल कर लेंगे, माइनस देख रहे हैं 3 चौक 12 माइनस 3 त्रिक 9 और 12 से 9 घटाते हैं 3 माइनस पहले लगा है -3। इसके बाद A22 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस मिल जाएगा और इसके संगत उपसारणिक लिखेंगे, तो 1 1 3 4 1 1 3 4। सरल करते हैं, 4 माइनस 3 बराबर 1। A23 चिन्ह देख रहे हैं इसका माइनस और इसके संगत उपसारणिक लिखेंगे, 1 1 3 4 1 1 3 4। सरल करेंगे, माइनस 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 1 हुआ, माइनस पहले लगा है -1। अब हम तीसरी पंक्ति के सह गुणनखंड निकालेंगे। A31 तो देख रहे हैं A31 इसका चिन्ह हमारा प्लस में आएगा, A31 चिन्ह प्लस और इसके संगत उपसारणिक बनेगी 3 4 3 3 3 4 3 3। सरल करेंगे, 3 त्रिक 9 माइनस 4 3 12, 9 से 12 घटाएं -3। इसके बाद A32 में देख रहे हैं प्लस माइनस चिन्ह माइनस मिल जाएगा और इसके संगत उपसारणिक अगर देखें तो इसके संगत उपसारणिक बनेगी 1 1 3 3 1 1 3 3। सरल करेंगे, देख रहे हैं तिरछा गुणा होगा, 3 माइनस 3 3 माइनस 3 बराबर 0। फिर A33 में देखें चिन्ह प्लस और इसके संगत उपसारणिक लेंगे 1 1 3 4 1 1 3 4। सरल कर लेंगे, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 3 बराबर 1। तो ये सह गुणनखंड। अब यदि हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लिखें तो वही हमारा एडजॉइंट ए का मान मिलेगा। तो यहाँ पर हम पहले ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह लिखेंगे। ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह, ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह बराबर, यदि इसका नाम हम बी दे दें तो बी बराबर देखिए मिल जाएगा। देख रहे हैं 7
-1, दूसरी पंक्ति में -3, 1, -1 और तीसरी पंक्ति में -3, 0, 1। तो ये ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का मान मिल जाता है। अब हम एडजॉइंट ए जानते हैं, सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। यहाँ पर यदि देखें हम A23 के संगत जो उपसारणिक मिलेगा तो ये हमारा दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा, तो 1, 1, 3, 3 मिलेंगे, 1, 1, 3, 3 मिलेगा। और यदि इसको हम सरल करें, 1, 3 का गुणा 3 -1, 3 का गुणा 3, तो 3 - 3 बराबर 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ए के सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह में देख रहे हैं दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये हमारा 0 होगा। अब हम एडजॉइंट ए बराबर बनेगा, एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त आव्यूह अर्थात बी डैश 7 -1। देख रहे हैं पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, 7 -1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो ये हमारा एडजॉइंट ए का मान मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है कि ना ए एडजॉइंट ए इक्वल टू माड ए आई। अब हम ए एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। ए एडजॉइंट ए यानी प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे दिया है, प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू एडजॉइंट ए, दोनों का मान लिख लेते हैं। देख रहे हैं आव्यूह ए है, पहले स्तंभ में 1, 1, 1, दूसरे में देख रहे हैं 3, 4, 3 और तीसरे में 3, 3, 4। एडजॉइंट ए का मान मिला है। देख रहे हैं एडजॉइंट ए का मान हमारा प्राप्त हुआ है। एडजॉइंट ए में पहला स्तंभ है 7 -1, -1। देख रहे हैं 7 -1, दूसरा स्तंभ है, दूसरे स्तंभ में देख रहे हैं -3, 1, 0, -3, 1, 0 और तीसरा स्तंभ है -3, 0, 1, -3, 0, 1। अब हम इनका आपस में गुणनफल निकालेंगे। आव्यूह के गुणा में जानते हैं इस साइड से पंक्ति लेना है और दूसरे से स्तंभ, तो इनका यदि हम गुणा करें तो देख रहे हैं 1 × 7, 7 मिल जाएगा। फिर 3 × -1 प्लस 3 × -1 प्लस 3 × -1। इसके बाद हम पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 × -3, 1 × -3 प्लस देख रहे 3 × 1, 3 × 1 प्लस 3 × 0, 3 × 0। इसके बाद इस पहली पंक्ति का ही तीसरे स्तंभ में करेंगे 1 × -3, इसका मान मिलेगा 1 × -3 देख रहे हैं 1 × -3, 1 × -3 प्लस 3 × 0, 3 × 0 प्लस 3 × 1। इसके बाद दूसरी पंक्ति का 1 × 7 प्लस 4 × -1 प्लस 3 × -1। अब दूसरे स्तंभ में 1 × -3 प्लस 4 × 1 प्लस 3 × 0। अब तीसरे स्तंभ में 1 × -3 देख रहे हैं 1 × -3 प्लस 4 × 0 प्लस 3 × 1। अब हम तीसरी पंक्ति का 1 × 7 प्लस 3 × -3, 1 × 7 प्लस 3 × -1 प्लस 4 × -1। फिर दूसरे स्तंभ में 1 × -3 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 0। अब हम तीसरे स्तंभ में करेंगे तो देख रहे हैं तीसरे स्तंभ में इसका मान मिलेगा 1 × -3
प्लस 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 1। सरल करने पर देख रहे इस मान को यदि हम सरल करते हैं, देख रहे 1 गुणे 7 7 प्लस 3 गुणे -1 -3 और 3 गुणे -1 -3। फिर देख रहे हैं 1 गुणे 7 7 प्लस 4 गुणे -1 -4 3 गुणे -1 -3 1 गुणे 7 7 मिल जाएगा, 3 गुणे -1 -3 और 4 गुणे -1 बराबर -4। आप दूसरे स्तंभ में देखेंगे 1 और -3 का गुणा -3 प्लस 3 गुणे 1 3 मिल जाएगा, 3 गुणे 0 0 1 गुणे -3 4 गुणे 1 4 3 गुणे 0 0 और इसमें देख रहे हैं -3 3 गुणे 1 3 4 गुणे 0 0। फिर यहाँ देखेंगे 1 और -3 का गुणा -3 3 गुणे 0 0 फिर 3 गुणे 1 3 1 गुणे -3 करेंगे -3 4 गुणे 0 0 मिल जाएगा, 3 गुणे 1 3 1 गुणे -3 और 3 जीरो का गुणा 0 4 1 कम 4। अब इसको हम सरल करते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं 7 -3 -3 तो -3 -6 और 7 से देख रहे हैं -6 घटाएंगे तो 7 से -6 घटाने पर 1 मिल जाएगा। 7 -4 -3 तो -7 + 7 0। देख रहे हैं -3 -4 -7 + 7 ये भी 0 हो जाएगा। -3 + 3 कट करके 0 -3 + 4 4 से 3 घटाएं 1 और 3 -3 कट करके 0 मिल जाएगा। फिर देख रहे हैं -3 + 3 0 -3 + 3 0 और 4 से 3 घटाएं 1। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड अर्थात a इंटू एडजॉइंट a का मान मिल जाता है। अब राइट हैंड साइड में दिया है माड a इंटू आई। तो देख रहे हैं माड a का मान 1 के बराबर मिला है। अगर देखें माड a 1 के बराबर आया है तो इससे अब हम राइट हैंड साइड यदि देखें, राइट हैंड साइड है माड a इंटू आई। माड a का मान 1 है इंटू आई अर्थात इकाई आप भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और देख रहे चूंकि 1 से ही गुणा करेंगे तो इकाई आप भी हुई प्राप्त होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के मान समान हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको सत्यापित करना था। इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 के घ में दिया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध R जहां AB रिलेटेड टू CD और इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BC तुल्यता संबंध है। तो देख रहे दिया है प्रश्न नंबर 6 का घ। 6 के घ पार्ट में कह रहा n क्रॉस n पर एक रिलेशन दिया है AB रिलेटेड टू CD ABRCD इस प्रकार से है कि AD इक्वल टू BC तुल्यता संबंध है। तो ये हमको यहाँ पर सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख रहे यहाँ पर हमारा दिया है R द्वारा क्रमित युग्म, R द्वारा क्रमित युग्म R द्वारा क्रमित युग्म AB और CD तभी संबद्ध होते हैं जब AD इक्वल टू BC। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर देख रहे हैं AD इक्वल टू BC अर्थात पहला गुणे चौथा बराबर BC। तो देख रहे हैं B दूसरा है, C तीसरा है अर्थात दूसरा गुणे तीसरा। तो ABRCD तभी संबद्ध होंगे जब पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। ABRAB स्वतुल्य के लिए स्वयं से रिलेशन देखना है। ABRAB तो देख रहे हैं इसमें पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरे की क्रिया करेंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा। देख रहे हैं पहला गुणे चौथा
अर्थात ए गुणे बी या ए बी कह सकते हैं बराबर दूसरा गुणे तीसरा अर्थात बी ए। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए बी इक्वल टू बी ए सत्य है। इसलिए ए बी रिलेटेड टू ए बी यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब हम सममित होने की जांच करेंगे। सममित के लिए माना इसमें हम मान लेते हैं, माना ए बी आर सी डी, ए बी रिलेटेड टू सी डी, तब दिए हुए प्रतिबंध का यदि हम प्रयोग करें तो प्रतिबंध हमारा है पहला गुणे चौथा अर्थात ए डी बराबर दूसरा गुणे तीसरा बी सी। अब यहाँ पर यदि हम क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करें तो ए डी को डी ए लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू बी सी हमारा सी बी बन जाएगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम से आप देख रहे हैं डी ए इक्वल टू सी बी है तो सी बी इक्वल टू डी ए लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला है पहला गुणे चौथा, तो पहला गुणे चौथा, पहला हमारा है सी और चौथा बी, दूसरा गुणे तीसरा, तो तीसरा देख रहे हैं पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, तो दूसरा एलिमेंट डी है तो सी डी रिलेटेड टू, देख रहे पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, तीसरा ए है चौथा बी है, तो यही संबंध सी डी का ए बी से प्राप्त हो जाता है। हम देख रहे हैं ए बी आर सी डी लेकर चले थे, चूंकि ए बी आर सी डी दिस इम्प्लाइज सी डी आर ए बी, इसलिए यह संबंध सममित संबंध है। इसलिए संबंध आर सममित संबंध है। अब हम संक्रमक होने की जांच करेंगे। संक्रमक के लिए मान लेते हैं, थर्ड संक्रमकता के लिए माना ए बी आर सी डी, माना ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। अब यहाँ पर हम दिया हुआ प्रतिबंध पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा लिखें तो उस प्रतिबंध के अनुसार मिल जाएगा ए डी बराबर ए डी इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इक्वल टू डी ई। अब इनका यदि हम आपस में गुणा करें तो ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू मिल जाएगा बी सी इंटू डी ई। देख सकते हैं डी सी दोनों में है, कैंसिल कर देंगे तो मिल जाएगा ए एफ इक्वल टू बी ई के ए एफ इक्वल टू बी ई प्राप्त हो जाता है, जो कि पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा से देखें तो यही हमारा मिल जाएगा ए बी आर ई एफ। तो देख रहे हैं ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ, अर्थात पहले का जो संबंध दूसरे का है, दूसरे का ठीक वही संबंध तीसरे से है। तो देख रहे हैं पहले का वही संबंध तीसरे से सिद्ध कर लेते हैं, इसलिए संबंध आर संक्रमक संबंध है। संबंध आर संक्रमक संबंध है। अब चूंकि हम पाते हैं कि n क्रॉस n पर संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है, इसलिए यह n क्रॉस n पर एक तुल्यता संबंध है। चूंकि n क्रॉस n पर संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, इसलिए n क्रॉस n पर संबंध R तुल्यता संबंध है। यही हमको सिद्ध करना था।
इस प्रकार से प्रश्न सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। छठे के अंगा पाठ में दिया है कि रेखाओं वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k तथा वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के अंगा में दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 का अंगा पाठ देख रहे, पहली रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। और दूसरी रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। इन दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो इन दी हुई रेखाओं की मानक रेखाओं के समीकरण से तुलना करने पर अर्थात वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v1 तथा वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर v2 वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर v1 तथा वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर v2 से तुलना करने पर देख रहे हैं वेक्टर a1 इक्वल टू मिल रहा है i प्लस 2j माइनस 4k और वेक्टर a2 इक्वल टू देख रहे हैं 3i प्लस 3j माइनस 5k। वेक्टर v1 का मान 2i प्लस 3j प्लस 6k और वेक्टर v2 इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो यहाँ पर देख रहे हैं वेक्टर v1 और वेक्टर v2 दोनों समान हैं, क्योंकि वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2, इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं। इन वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2 को मान लेते हैं, माना वेक्टर v1 इक्वल टू वेक्टर v2 इक्वल टू वेक्टर b, ये हम मान लेते हैं। अब दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी b बराबर होता है मॉड वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपान मॉड v। तो ये हमारा दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। तो इनमें सबसे पहले हम वेक्टर a2 माइनस a1 और वेक्टर b का मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर a2 माइनस a1 का मान निकालेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इक्वल टू a2 देख रहे हैं, a2 से a1 घटाएंगे 3i माइनस i 2i 3j माइनस 2j j मिल जाएगा, माइनस 5k घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 5k प्लस 4k तो माइनस k मिल जाएगा। इसके बाद हम वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 इक्वल टू बनेगा मॉड आई जे के। शार्डिक से इसका मान निकालते हैं। वेक्टर b के आई जे के गुणांक लिखेंगे तो देख रहे हैं b में 2 3 6। इसके बाद a2 माइनस a1 में आई जे के का गुणांक 2 1 माइनस 1। अब इसका हम पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने पर देख रहे हैं i इंटू 3 और माइनस 1 का गुणा करेंगे -3 माइनस 1 और 6 का गुणा करेंगे 6, फिर माइनस j 2 माइनस 1 का गुणा किए -2 माइनस 2 छंग 12। इसके बाद प्लस k और प्लस k में देख रहे हैं 2 एकम 2 माइनस 2 तिहाई 6। इस प्रकार से सरल करेंगे तो -3 माइनस 6 मिलकर -9i, फिर -12 माइनस 2 माइनस 14 में माइनस j से गुणा किए प्लस हो गया 14j और 2 माइनस 6 माइनस 4 के
अब इसके बाद इसका हम मापांक निकाल लेंगे, या ये कहें कि मान रख देते हैं। तो इस प्रकार से मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस A1 इक्वल टू देखिए मिल जाएगा अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सरल करेंगे, -9 का स्क्वायर 9 9 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16। तो जोड़ लेंगे तो देख रहे हैं 6 6 12 1 13, 2 9 11, 11 8 19, 19 का 9 मिल गया और 1 1 2, तो अंडर रूट 293। इसके बाद मॉड बी का मान यदि निकालें तो देख रहे हैं मॉड बी इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे हैं बी में गुणांक हमारे हैं 2 3 6, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सरल करते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, देख रहे हैं 36 4 40, 9 49, 49 का वर्गमूल लेंगे 7। इन मानों को रखने पर तो देख रहे हैं मॉड बी क्रॉस A2 माइनस A1, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 का देख रहे हैं हमने मापांक निकाला। तो या एक बार हम बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मान रख देते हैं। तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 देख रहे हैं मिला है -9i प्लस 14j -4k अपान मॉड बी देख रहे हैं 7 के बराबर मिलता है। और इसका भी मापांक देखिए हमने निकाला अंडर रूट 293/7। तो ये दोनों दी हुई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होंगी। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। शेष प्रश्नों को हम अगले भाग में हल करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।